नकुल नाम के छोटे से सुंदर गांव में हरिया नाम का कुम्हार रहा करता। वह अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी सीमा के साथ रहा करता। मिट्टी के घड़े और दूसरे बर्तन बनाने में बूढ़ी माँ और पत्नी भी भरपूर साथ निभाते। दरअसल कुम्हारी का पेशा उनका पुश्तैनी था। उसके पिताजी और दादाजी भी मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजारों में बेचा करते। संपत्ति की कोई कमी ना थी। एक जमाने में रुपया पैसा बड़ा सा पक्का मकान था, लेकिन बड़े भाई नकुल ने बड़ी ही चालाकी के साथ घर के सारे कागजात अपने नाम करवा दिए। अब उसके पास खूब सारे हरे भरे खेत थे, बहुत सारी जमीनें थी। जहाँ नकुल के पास धन दौलत की कोई कमी ना थी, वहाँ छोटा भाई हरिया बहुत गरीब था। नकुल की पत्नी बड़ी ही चालाक थी। वह सारे रुपयों पैसों से महंगे महंगे कंगन, पैरों में सोने की मोटी सी पायल, झुमके और सोने की चेनें भी थी। वह सारा दिन रुपयों और पैसों से खेलती रहती। दोनों के पास पक्का आलीशान घर भी था। तो दूसरी तरफ छोटा भाई हरिया बड़ी ही मुश्किल से घर का गुजारा चला पा रहा था। अपनी बूढ़ी माँ और घर की जिम्मेदारियाँ हरिया के कंधों पर थी। बड़े भाई का बिल्कुल भी साथ ना था। अगर वह कभी मदद मांगने भी जाया करता तो भाई धुतकार कर भगा देता। उसके पिता जब बूढ़े थे और वह नन्हा सा बच्चा, तो उसने अपने पिता से कुम्हारी की कला सीखी थी। मिट्टी के घड़े, कटोरी, ग्लास और चम्मच बनाना। इससे वह मिट्टी के बर्तनों को बड़ी ही आसानी से बना लेता था। मिट्टी के सारे बर्तन बनाने के बाद हरिया सुबह सुबह ही गांव के बाजार में चला जाता। एक ठेले पर अपने हर तरह की मिट्टी के बर्तनों को सजा के रखता, लेकिन कोई भी ग्राहक लेने को तैयार ना थे, क्योंकि अब डिस्पोजेबल और प्लास्टिक स्टील की ग्लास, कटोरियाँ और चम्मच आ गए थे। बड़े बड़े ढाबे और होटल में लोग अब प्लास्टिक और डिस्पोजेबल ग्लास इस्तेमाल करते थे। ऐसे में हरिया के मिट्टी के बनाए हुए बर्तन कौन ही खरीदता, लेकिन उसके बावजूद नंगे पांव हरिया धूप में चला करता। छोटे छोटे गांव और कस्बों में जाता, खूब सारे मिट्टी के अलग अलग तरह के बर्तन बनाकर तैयार करता। फिर भी कोई खरीदने को तैयार ही ना था। हरिया बड़ी ही चिंता में आ जाता है और एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं बाजार में मिट्टी के और घड़े बर्तन लेकर तो जाता हूँ, कड़ी मेहनत भी करता हूँ, लेकिन कोई खरीदने को तैयार ही नहीं होता। अरे बेटा, हमारा पुश्तैनी काम है। तेरे पिताजी और दादाजी भी किया करते थे। मुझे उम्मीद है एक दिन कुछ जरूर ही अच्छा होगा। बेचारा हरिया गांव के बाजार में जाता है, मिट्टी के कुल्हड़ों को बेचने की कोशिश करता है। ये लीजिए भाई जी, मिट्टी के कुल्हड़। इन कुल्हड़ों में जब आप सुबह की चाय और क्या कहते हैं वो काफी पियेंगे ना, तो अलग ही मजा आएगा। अरे वो प्लास्टिक डिस्पोजेबल में कहा। अरे भाई जी, ये लीजिए, ये मिट्टी के दिए खरीदिए, दिवाली पर जलाइएगा। अरे नहीं भाई नहीं, ये मिट्टी के दिए आजकल कौन लेता है? आजकल तो रंग बिरंगी लाइटें लगाते हैं दिवाली में। भाई मैं तो इस बार लाइटें ही लगाऊंगा, माफ करना, मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई जी, आप ये ग्लास ले लीजिए, मिट्टी से बना हुआ है, इसमें पानी भी ठंडा रहता है, लेके तो देखिए। नहीं 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 चाहिए। इस तरह हरिया हर रोज मिट्टी के बर्तन बनाता, बाजार में बेचता, लेकिन कुछ भी मुनाफा ना मिलता। दूसरी तरफ माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। समय पर इलाज ना हुआ तो शायद कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। पत्नी बहुत निराश थी। उसने चावल चढ़ाया और दाल की हांडी को चूल्हे पर रखा। वह सोचने लगी, आज तो मुझे इनसे बात करनी होगी, राशन भी खत्म हो रहा है। पति के आने पर सीमा ने कहा, देखिए अब इस कुम्हारी के काम से तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखिए, बस ये थोड़े से चावल रह गए थे और ये मसूर की दाल। अरे दाल तो मैं पड़ोसी से मांग कर लेकर आई थी। मैं सोच रही थी आपको कुछ दूसरा काम करना चाहिए, किसी और चीज़ में हाथ आजमाना चाहिए। और तो और मैं भी ना पास की विमला चाची के घर में जाकर कुछ काम करूंगी। उन्होंने वादा किया है, बदले में वो मुझे पैसे भी देंगी। और तो और माँ जी के इलाज के लिए हमें पैसे जुटाने हैं। हम खेतों में भी काम करेंगे। थोड़े बहुत पैसे से कुछ भी नहीं होने वाला। हमारी स्थिति हमेशा एक जैसी ही रहेगी। ऐसा कहकर सीमा अगले दिन पड़ोस के ही विमला चाची के घर जाती है। उनके लिए तरकारियाँ, पूड़ी और खीर बना देती है। बदले में उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं। उसके बाद वे अपने पति के साथ खेतों में हाथ बटाती है, जैसे कि बीज को बोना, मिट्टी की खुदाई करना, पौधों को पानी देना। कड़ी धूप में पति पत्नी बहुत मेहनत करते हैं। देखते ही देखते जमींदार के खेतों में लहलहाती फसलें भी आ जाती है।
दोनों पति पत्नी ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, इसे हिसाब के बारे में कुछ पता नहीं था। इसी बात का जमींदार फायदा उठाता। दिन रात मेहनत करने के बाद भी सभी मजदूरों को केवल थोड़े से ही पैसे दिया करता, और यही हुआ सीमा और हरिया के साथ। इतनी मेहनत करने के बाद भी जमींदार ने उन्हें बस थोड़े से पैसे दिए। उन पैसों को लेकर हरिया सब्जी मंडी गया। उसने आलू, गोभी, शिमला और टमाटर खरीदे, जिसमें उसके आधे पैसे खर्च हो गए। दोनों पति पत्नी अपने बीमार बूढ़ी माँ के लिए फल खरीदने गए। संतरा, चीकू, अमरूद और सेब में बाकी के पैसे खत्म हो गए। दोनों पति पत्नी के लगभग सारी कमाई के पैसे खर्च हो चुके थे, और इधर घर में सिर्फ थोड़ा बहुत फल और सब्जी ही आया था। माँ की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इन सब की चिंता को सोचकर हरिया बड़े ही कमजोर कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक उसे समुद्र में किसी जानवर के डूबने की आवाज आती है। जब वो पास जाकर देखता है तो एक गाय पानी में डूब रही होती है। वो एक दलदल जैसा होता है जो अपनी तरफ गाय को अंदर खींचता ही जा रहा होता है। हरिया जल्दी से एक लकड़ी के सहारे पानी में उतरता है और गाय को जैसे तैसे ऊपर नीचे रस्सी के सहारे पानी से बाहर निकालता है। गाय की जान बच जाती है, लेकिन एक अद्भुत प्रकाश के साथ वो गाय एक अप्सरा में बदल जाती है। हरिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो गया। आप कौन है और वो गाय कहाँ गई जिसे मैंने अभी बचाया था? मैं एक अप्सरा हूँ। मैं श्रापित थी, एक सच्चे इंसान का इंतजार कर रही थी। तुमने मेरी जान बचाई। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं, बस मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, उनके इलाज के लिए अगर थोड़े पैसे मिल जाते, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। थोड़े पैसे? ये लो सोने के अंगूर। तुम भले इंसान लगते हो, इन अंगूरों को बाजार में बेच देना, अच्छी खासी मोटी रकम मिलेगी। उससे न सिर्फ तुम अपनी माँ का बेहतर इलाज करवा सकते हो, बल्कि तुम्हारे घर में खुशहाली भी आएगी। हमेशा खुश रहो। ऐसा कहके वह अप्सरा अचानक अदृश्य प्रकाश के साथ लुप्त हो जाती है। हरिया सोने के अंगूर के गुच्छे को अपने कुर्ते की जेब में रख लेता है और गांव के ही एक बहुत बड़े साहूकार के पास जाकर उन आधे अंगूरों का सौदा भी करता है। आधे अंगूर वे बड़े से सेठ को बेचता है, जिसका अच्छा खासा गेहूं का व्यापार होता है। तो बाकी के सोने के अंगूर वो जौहरी को बेचता है। उसके पास खूब ही अच्छे पैसे आ जाते हैं। वह अपनी पत्नी सीमा को हरे हरे नोट दिखाता है और उस जंगल में हुई सारी घटना के बारे में विस्तार से बताता है। माँ भी बहुत खुश होती है। देखा बेटा, तू नेक इंसान है, इससे भगवान ने भी तेरे साथ अच्छा किया है। अरे सुनिए, मैं तो कहती हूँ अब कुम्हारी का काम मत कीजिए, आप अपना खुद का कुछ व्यवसाय शुरू कीजिए और मैं भी आपका साथ दूंगी। हरिया सोच ही रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। वह थोड़े से नगद पैसों से फल और सब्जियाँ खरीदता है। गांव के बाजार में उनका ठेला लगाता है। हरिया बाकी सब्जी वालों की तरह सड़ी गली सब्जियां इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि गुणवत्ता, रसीले और पौष्टिकता से भरी सब्जियों को बाजार में बेचता है, जिससे बाजार में उसके अच्छे ग्राहक बन जाते हैं और खूब अच्छी बिक्री भी होती है। देखते ही देखते सीमा भी इस काम में उसकी मदद करती है। वह अक्सर गांव के लोगों को सब्जियां तोड़ कर देती और बदले में पैसे एक डिब्बे में भर के रखती। आलू, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, सेब, लगभग सारी सब्जियां दोनों पति पत्नी सुबह 9 से रात के 11 बजे तक बेचते। उन पैसों से जो भी मुनाफा हुआ, उससे हरिया ने किराने की एक दुकान शुरू की, जिसमें कि मिर्च, मसाला, तेल, घी और बाकी दुकान के सामान रखता। और उसका ये कारोबार भी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। गांव के सारे लोग हरिया की ईमानदारी को देखकर उसी से सामान खरीदते। एक दिन बातों ही बातों में हरिया के मुंह से गलती से उस नदी, अप्सरा और जादुई गाय की बात निकल गई। उसके बड़े भाई को भी इस बारे में पता चला। वह अपनी पत्नी से आकर बोला, अरे भाग्यवान, तुम तो बस ये सोने के जेवर ही बनवाते रहना। तुम्हें पता है, वो मेरा भाई हरिया, उसके हाथ ना सोने के अंगूर लगे हैं। वे गांव के लोगों को कह रहा था, मैंने सुन लिया, ये मामला शायद एक गाय का भी है। हम कल ही चलेंगे। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी एक गाय को खरीदते हैं। गांव के रास्ते धीरे धीरे चलने लगते हैं। दोनों मन ही मन एक षड्यंत्र रचते हैं। सुनिए जी,
एक काम करते हैं, इस गाय को ना समुद्र में फेंक देते हैं। इसे बचाने के लिए जैसे ही वो अफसर आएगी ना, हम उसे पकड़ लेंगे और बदले में खूब सारे सोने के अंगूर के गुच्छे मांगेंगे। अरे वाह भाग्यवान, तुम तो बड़ी ही चालाक निकली। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। ऐसा सोचकर दोनों बेचारे कमजोर गाय को पानी में फेंक देते हैं। गाय मदद की गुहार लगाती है। ये गुहार उस अप्सरा तक भी पहुंचती है जो उस समुद्र के अंदर रहती है। अरे देखो, ये कितना धूर्त आदमी है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। पल भर में ही वो गाय समुद्र के बाहर आ जाती है। दोनों इलायची पति पत्नी समुद्र के अंदर। समुद्र बहुत गहरा होता है, मानो नीचे से कोई उनके पैर खींच रहा हो। दोनों पति पत्नी बहुत रोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, मदद की गुहार भी लगाते हैं, लेकिन आखिरकार अपने कर्मों की सजा भुगतते हैं और दोनों समुद्र में डूब जाते हैं। तो इधर हरिया को अपनी नेकी का इनाम मिलता है। उसके पास अच्छा मुनाफा होता है, जिससे वह उसी गांव में खूब सारे खेत खलियान खरीद लेता है। लीची, अमरूद, आम और खूब सारी फसलें लगाता है। उसकी सारी फसलें गुणवत्ता और पौष्टिकता से भरपूर होती है। वह गांव के बाजार में अपने कारीगरों द्वारा सारी फसलों को बिकवाता है, जिससे उसे अच्छा मुनाफा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों पति पत्नी साथ मिलकर साग सब्जियां भी बेचा करते। दोनों के खूब ही ग्राहक थे। उनके पास हरे हरे नोटों की बारिश हो जाती है। जय भी उन पैसों से वे अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराते हैं। माँ दुरुस्त हो जाती है। अपने कारोबार के बढ़ते मुनाफे से हरिया एक पक्का आलीशान गांव में घर भी खरीदता है। जब उसे अपने भाई और भाभी के मरने की बात पता चलती है तो वे सब बेहद दुखी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि ये सब उसके भाई भाभी के बुरे कर्मों और लालच का ही नतीजा है। और इस तरह हरिया अपनी नेकी से बूढ़ी माँ और पत्नी के साथ खुशी खुशी आलीशान घर में जीवन बिताता है। ऐसे ही भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।